डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय जी, आपने मुझे बाल श्रम संशोधन विधेयक पर अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय श्रम मंत्री जी का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने बाल श्रम संशोधन विधेयक लाकर यहां पर बालकों के संबंध में अपनी संवेदनाएं और भावनाएं इस विधेयक के माध्यम से यहां पर सदन में लाए हैं। आदरणीय उपाध्यक्ष जी, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी केवल मन की बातों के माध्यम से नहीं, उन्होंने बचपन से और एक चाय बेचने वाले परिवार से एक तरह से श्रमिक के रूप में अपने जीवन की यात्रा प्रारंभ करते हुए और देश के सर्वोच्च पद पर आज वो पहुंचे हैं। और यहां पहुंचने के बाद उनके मन में कहीं ना कहीं उस बचपन के बाल मन के प्रति और हमारा देश में जो बाल श्रम का है, उन बाल श्रमिकों की चिंताओं करते हुए बाल श्रम संशोधन ये बिल लाया गया है। बाल श्रम जहां बच्चों को उनके बचपन से वंचित करता है, नियमित रूप से उनके स्कूल जाने की क्षमताओं को हस्तक्षेप करता है। हर बच्चा एक सपना देखता है, चाहे वो गरीब का बच्चा हो या अमीर का बच्चा हो। जब हम लोग बस स्टॉप पर खड़े होते हैं, देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे अच्छा यूनिफॉर्म पहनकर, जूते मोजे पहनकर, टाई लगाकर, अच्छी ड्रेस पहनकर, बढ़िया पानी की बोतल लेकर, पीठ पर बैग टांगकर, स्कूल का बैग टांगकर स्कूल जाते हैं। वहीं कुछ गरीब बच्चे वहां से निकलते हैं और उन बच्चों को देखते हैं, उनके मन में भी इच्छा होती है कि हम भी इन बच्चों के समान स्कूल जाएं, हमारे पास भी ऐसा ही यूनिफॉर्म हो, हमारे पास भी ऐसे ही पुस्तकें हों। लेकिन बच्चे ठिठुरती ठंड में, तपती धूप में, बरसते बादलों में, जब चिलचिलाती धूप होती है, हम घरों में एसी कमरों में, कूलर कमरों में बैठे होते हैं, तब भी देश के किसी ना किसी कोने में बच्चे काम कर रहे होते हैं। जब ठिठुरती ठंड रहती है, हम रजाई में दुबके रहते हैं, तो उन ठिठुरती ठंड में भी सुबह सुबह हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे उस ठंड के समय पर भी सुबह 5 बजे से पन्नी और पुट्ठे के टुकड़े इकट्ठे करने के लिए सड़कों पर घूमते हुए नजर आते हैं। बारिश में भी जब हम घर से नहीं निकलते हैं, लेकिन बारिश के दिनों में भी गरीबी और अशिक्षा के कारण माँ बाप जो है ना, बच्चों को काम करने के लिए आगे भेजते हैं, आगे बढ़ाते हैं। अब बाल श्रम के कई कारण हैं, जिनमें सबसे बड़ा कारण जो है ना, वो अति गरीबी और शिक्षा का अभाव है। और कई तरह के काम ऐसे होते हैं जिनमें बच्चों के द्वारा ही उनका काम कराया जाता है। उनकी छोटी बारीक पतली उंगलियां इस तरह के कामों में, जैसे चिमनियों को साफ करना, कांच का काम, चूड़ी का काम, इन सारे उद्योगों में और बच्चों को लगाया जाता है। और दुर्भाग्य से लड़कों की तुलना में लड़कियों के बाल श्रम के रूप में उपयोग किए जाने की संभावनाएं और भी बढ़ जाती हैं। और उसका प्रमुख कारण जो है ना, ग्रामीण क्षेत्रों में माँ बाप की जो है ना आर्थिक स्थिति ऐसी ना होना कि वो बच्चियों की जो है ना, उनकी फीस नहीं भर पाने के कारण, और बच्चों को तो स्कूल के लिए भेज देते हैं, लेकिन बेटियों को घर पर रोक लेते हैं। और बेटियों को जो है ना, जहां पहले घर के काम से शुरुआत होती है, बाद में खेत पर काम करने के लिए भेज दिया जाता है और इस तरह से उनको श्रमिक के रूप में जो ना काम में लगा दिया जाता है। अभी पिछले दिनों बहुत सारी कई एनजीओज ने और सैकड़ों बाल श्रमिकों को जो है ना, पटाखा उद्योग में, जरी उद्योग में और चूड़ी कालीन के काम, इस तरह के काम में लगे हुए जो बच्चे थे, उनको छुड़ाया जाए। अब ये जो बच्चे जो छुड़ाए जाते हैं, इनके कौशल विकास के प्रबंध करने जो है ना, वो कौशल विकास के प्रबंध के माध्यम से इन बच्चों को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है, ताकि ये फिर से जो है ना श्रम की दिशा में आगे ना बढ़ें। अब बाल श्रम का एक बहुत बड़ा कारण है, बहुत सारे माँ बाप हमने ऐसे देखे, पिता देखे, जो खुद निकम्मे होते हैं, काम नहीं करना चाहते हैं, शराब की आदत लग जाती है और वो अपनी पत्नी को काम के लिए भेजते हैं। बच्चों को जो है ना खेतों में काम करने के लिए, फैक्ट्रियों में काम करने के लिए और घरों में काम करने के लिए भेजते हैं। वहां से बच्चे काम करके आते हैं और पैसा उनसे छीन करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। बच्चा पढ़ना चाहता है, बच्चा संस्कारित होना चाहता है, जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके माँ बाप का निधन हो जाने के बाद उनके परिवार में कोई फैमिली मेंबर ऐसा नहीं होता है जो उन बच्चों की, उनकी शिक्षा की व्यवस्था कर सके, उनके भोजन की व्यवस्था कर सके। उनमें जो बड़ा भाई बहन होता है, वो बड़ा भाई बहन अपने छोटे भाई बहनों की चिंता करने के लिए और उसको ना चाहते हुए भी श्रमिक के रूप में काम करते हुए अपना खुद का पेट भरने के लिए और अपने भाई बहनों का पेट भरने के लिए, उनको पढ़ाने के लिए वो काम करना पड़ता है।
अब बाल श्रम की जब देश में इस पर बहुत निरंतर इसका स्वरूप जब बढ़ा तो 1979 में उस सरकार ने बाल श्रम के मुद्दन के अध्ययन करने के लिए गुरुपद स्वामी की समिति का गठन किया और इस गुरुपद स्वामी समिति की रिपोर्ट ने सिफारिशों के आधार पर बाल श्रम संशोधन, ये जो बाल श्रम अधिनियम जो है ना 1986 बना, उस बाल श्रम अधिनियम 1986 पर लंबे समय के बाद ये संशोधन जो है ना ये यहाँ पर लाया गया है। और इस संशोधन में जो मतलब बात कही गई है कि मूल अधिनियम को नाम को जो है ना इसमें परिवर्तन करके बाल और किशोर श्रम निषेध विनियम अधिनियम 1986। अब इसमें संशोधित अधिनियम में किशोरों की कार्य दशाओं के बारे में बहुत सारी बातें इसमें कही गई हैं। आदरणीय हमारे माननीय मंत्री जी ने जो अपनी प्रस्तावना में जो बात कही और उसमें जो कहा गया कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया जिसमें बाल निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसका मतलब कि प्रत्येक बच्चे को बुनियादी शिक्षा के अधिकार की बात कही गई। फिर बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986 में कतिपय व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं में बच्चों के नियोजन को प्रतिषिद्ध करने और अन्य व्यवसायों प्रक्रियाओं में बच्चों की कामकाजी दशाओं को विनियमित करने के लिए और अधिनियमित किया गया था। इसमें 18 व्यवसाय और 65 प्रक्रियाएं निषिद्ध हैं। मतलब इसका है कि कोई भी बच्चा कार्यस्थल में हो तो विद्यालय से अनुपस्थित रहेगा। बाल श्रम निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत 14 वर्ष तक की आयु तक अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से ताल बैठाने के लिए ही और इस संशोधन जो है ना बिल में प्रस्तावित किया गया है। ये वास्तव में एक बहुत स्वागत योग्य कदम है और इससे जो है ना बच्चे के शिक्षा के जो है ना सारे मार्ग प्रशस्त होंगे ताकि बच्चा जो है ना अपने जीवन में शिक्षित हो सके। एक और बात जो उनके द्वारा कही गई कि 14 साल तक के बच्चों के लिए 14 साल तक के बच्चे हैं उन बच्चों को नियोजन पूरी तरह से प्रतिशत हो जाएगा काम करने के लिए। इस पर पूरी तरह से प्रतिबद्ध करने का जो निर्णय लिया गया है वास्तव में ये एक स्वागत योग्य कदम है। एक जो प्रमुख बात आई है कि हम देखते हैं कि मनोरंजन की दुनिया में चाहे वो फिल्में हो चाहे टेलीविजन हो और बहुत बड़ी संख्या में बच्चे जो है ना उनको जो है ना आजकल कलाकार के रूप में उनको लगाया जाता है। अब इन बच्चों को पिछले महीनों में देखने के लिए आया है कि कठिन दिनचर्या के द्वारा इनको गुजरना पड़ता है दौर से, जहां पर ये शारीरिक और मानसिक आघात को मतलब जो है ना सहन नहीं कर पाते हैं। वो कई बार जो है ना बच्चे इतना लंबा वो सब अभ्यास करते हुए और कई बार बेहोश भी हो जाते हैं। ऐसे में मतलब मैं समझता हूं कि मनोरंजन उद्योग में जो बच्चे काम करते हैं और किशोर काम करते हैं उनके बारे में भी जो है ना उपयुक्त नियम बनाने की दिशा में भी और हमको विचार करना चाहिए। और फिर एक जो बात आई है कि बालक की परिभाषा, अब बालक की जो परिभाषा है इसमें जो है ना कि संशोधन विधेयक में बालक की परिभाषा को संशोधित करने का जो प्रस्ताव है जिससे कि बालक की आयु की सीमा निर्धारित हो। मैं समझता हूं कि बालक की परिभाषा को प्रस्तावित करने के लिए अब हमारे यहाँ जो जुवेनाइल एक्ट है उस जुवेनाइल एक्ट में 18 साल, फिर शिक्षक बालकों को अनिवार्य शिक्षा अधिनियम इसके अंतर्गत 14 साल, बाल श्रम में 14 साल। तो इस सब के बारे में और मैं समझता हूं कि समीक्षा करके एक व्यापक रूप से समीक्षा करके और इस तरह का समरूपता लाई जाने की आवश्यकता है इस परिभाषा के बारे में कि एक ही आयु के बारे में मतलब उसका समरूपता लाने के बारे में पहल करने की आवश्यकता है। एक जो महत्वपूर्ण बात आदरणीय मंत्री जी के द्वारा की गई है कि महत्वपूर्ण अधिनियम धारा 3 का प्रतिस्थापन करना है। इस संशोधन में बालक विद्यालय से और आने के बाद और अपने परिवार के काम में मदद कर सकता है। वास्तविक रूप में मैं सरकार के लिए और इस बात के लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि बाल श्रम का निषेध करते हुए सरकार ने हमारे देश की विशिष्ट सामाजिक और आर्थिक स्थिति का विशेष ध्यान रखा है और बाल श्रम के निषेध और देश के सामाजिक और आर्थिक ढांचे की जमीनी हकीकत को ध्यान में रखते हुए एक संतुलन बनाकर इस विधेयक में संशोधन किया गया है। मैं सरकार को इसके लिए बधाई देता हूं। स्कूल जो होती है वो बच्चों की शिक्षा की पाठशाला होती है, लेकिन माता पिता जो होते हैं वो हुनर की पाठशाला होते हैं। अब ये बच्चे जो है ना इस संशोधन में एक बात आई कि आप किस तरह से इस बात को विभेद करेंगे कि कोई बच्चा स्कूल से आने के बाद जो काम कर रहा है वो घर के काम में मदद माना जाएगा या उसका वाणिज्य काम में उसका उपयोग किया जा रहा है। अब हमारे देश का जो ताना बाना है
गांव में हम देखते हैं कि बच्चे जो है ना, छोटे छोटे लोगों के खेत होते हैं, किसी का 2 एकड़ का, 3 एकड़ का, 2.5 एकड़ का, तो बच्चा जब स्कूल से आता है, माँ बाप उसको अपने साथ में खेत ले जाते हैं। खेत में वो निंदाई गुड़ाई, धान का रोपना, ये सारा काम करता है। तो ये स्कूल से लौटने के बाद अगर ये वो काम करता है तो इसको वाणिज्यिक रूप में नहीं लिया जा सकता है, इसको घर के काम में मदद में लिया जाएगा। लेकिन जमींदार के खेत में अगर 20-25 के ग्रुप में और बच्चे काम करने के लिए जाते हैं, जहां पर पैसे देकर श्रम का सौदा किया जाता है, तो वहां पर ये बालक का श्रम जो है ना, वो बाल श्रम के रूप में माना जाएगा। लेकिन घर के खेत में जब बालक काम करता है तो उसको घर के कार्य के रूप में, मदद के रूप में माना जाएगा। मैं उन बच्चों की बात करना चाहता हूं विशेष रूप से कि जो बच्चे पटाखा उद्योग में काम करते हैं, शीशे के में काम करते हैं, कांच की चूड़ी में बनाने में काम करते हैं, और बहुत सारे बच्चों को जंगल में लाख इकट्ठा करने के लिए भेजा जाता है, चिरौंजी इकट्ठा करने के लिए भेजा जाता है, आंवला इकट्ठा करने के लिए भेजा जाता है। अब पटाखा उद्योग में छोटी छोटी बारीक उंगलियों से बच्चे काम करते हैं, जो उस पर माचिस की तीली के ऊपर जो लेप लगाया जाता है, रोशन लगाया जाता है, उसके लिए। और कांच के उद्योग में भी बारीक पतली उंगलियों का काम होता है, तो उसमें बच्चों को लगाया जाता है। सिलेट उद्योग में, पेंसिल उद्योग में, ये बच्चों के लिए, शरीर के लिए भी नुकसानदायक होता है, और ये बाल श्रम का वास्तव में उनका शोषण है। और इसको रोकने के लिए ही ये जो संशोधन बिल लाया गया है, मैं आदरणीय मंत्री जी का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं। लेकिन बच्चे स्कूल से आने के बाद और घर में, जिनके घर में लकड़ी का काम होता है, और वो बच्चा अगर बचपन से जो परंपरागत काम उसके घर में होता चला आ रहा है, वो परंपरागत काम अगर वो घर में रहकर नहीं करेगा, लकड़ी का काम करता है, तो बच्चा बचपन से ही लकड़ी के खिलौने बनाने का काम करता है। घर में पटा बेलन होता है, बच्चा शुरू में जब काम करता है तो उसके पिता उसको लकड़ी के हथियार पकड़ाकर उसको कहते हैं कि लकड़ी से बेलन बना, रोटी बेलने की वो पलटा बना, और वो कपड़े धोने की मुंगरी बना, फिर उसके बाद खिलौने बनाने का उसको अभ्यास कराया जाता है, कठपुतली बनाने का अभ्यास कराया जाता है। बच्चा बचपन से ही उसके अंदर जो हुनर का जो उसको प्रशिक्षण दिया जाता है, ये प्रशिक्षण जीवन में उसके लिए आगे काम आता है। किसी के घर में सिलाई का काम होता है, तो वो बच्चा स्कूल से आने के बाद, विद्यालय से वापस आने के बाद उस छोटे छोटे कपड़े बनाना सीखता है, थैला बनाना सीखता है। उन थैलों पर जो है ना, कांच के टुकड़े लगाकर उसमें वीविंग करके उनको सुंदर कलात्मक स्वरूप देकर अच्छे थैले बनाने का काम सीखता है। कपड़ों पर प्रिंटिंग करने का काम बचपन से उसको सिखाया जाता है। फिर कोई सोनी परिवार होते हैं जिनके यहाँ शराब का काम होता है, वो जेवर बनाने का काम होता है। बच्चा स्कूल से आने के बाद अगर वो घर में रहकर स्कूल से आने के बाद अगर वो काम सीखता है, तो वो उसके जीवन में आगे बढ़ने के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए, स्वाभिमानी जीवन जीने के लिए बचपन से उसको प्रशिक्षण दिया जाता है। मैं अपनी बात को करना चाहता हूं। मैं बचपन से, जब मैं 5वीं 6वीं क्लास में पढ़ता था, मैं एक मजदूर परिवार में पैदा हुआ, और जब मैं स्कूल से आता था, मेरी पंक्चर की दुकान थी, साइकिल रिपेयरिंग की दुकान थी, फुटपाथ पर मेरी दुकान थी, पक्की दुकान भी नहीं थी। मैं स्कूल से वापस आने के बाद साइकिल सुधारने का काम करता था। स्कूल जाने के पहले भी जब हमको समय मिलता था तो वो काम करता था। बच्चे को अगर बचपन से सिखाया जाता है तो उसके अंदर जीवन में विपरीत परिस्थितियों से संघर्ष करने की क्षमता का विकास होता है। माँ बाप बच्चे की हुनर की सबसे बड़ी पाठशाला होते हैं। स्कूलों में तो बच्चे को केवल शिक्षा का अध्ययन कराया जा सकता है, लेकिन वास्तविक रूप में जीवन में आगे बढ़ने का काम जितना माँ बाप के द्वारा जो प्रशिक्षण देने का काम किया जाता है, वो काम दूसरे स्थान पर नहीं हो सकता। विश्वकर्मा परिवार रहते हैं, लोहार जिनको कहते हैं। अब लोहार के घर में जो बालक जन्म लेता है, वो लोहार के घर में जन्म लेने वाला जो बालक होता है, बचपन से उसको चमीटा बनाना सिखाया जाता है, उसको संसी बनाना सिखाया जाता है, उसको लकड़ी के छोटे छोटे वो रिंग, लोहे के रिंग बनाना उसको सिखाया जाता है। वो रिंग लेकर बच्चे दौड़ते हैं। बच्चों की चीजें बनाना सबसे पहले उसको सिखाया जाता है। छोटी छोटी चीजें बनाना वो प्रारंभ करता है। जीवन में आगे बढ़ता है तो उसके सामने बेरोजगारी का सुरसा की तरह मुंह फाड़ा है, बेरोजगारी के सामने नहीं खड़ी होती है। बड़ा होने के बाद वो स्वयं के ऊपर आत्मनिर्भर होता है, अपने परिवार के लिए भी सहायक हो सकता है। अतः आदरणीय मंत्री जी के द्वारा ये जो बिल लाया गया है कि धारा 3 में जो संशोधन का जो बिल है, जिसमें बालक विद्यालय से आने के बाद और परिवार के काम में सहायता कर सकता है, ये वास्तव में बहुत ही सराहनीय कदम है, स्वागत योग्य कदम है। मैं आदरणीय मंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन इसमें थोड़ी सी जोड़ना चाहता हूं कि इसमें थोड़ा सा निगरानी करने की आवश्यकता है, कि मतलब कि बच्चा जो है ना परिवार की आय में वृद्धि के लिए काम कर रहा है, या मतलब ये उसको मतलब श्रम के लिए प्रेरित किया जा रहा है। और इस तरह से उन सभी व्यवसायों जिनमें कार्य और श्रम का संबंध है, इस बारे में थोड़ा सा विचार करते हुए
और नियोजन जो है ना वो प्रतिशत किया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। बाकी ये जो है ना ये बहुत ही स्वागत योग्य मतलब संशोधन है और इसकी जितनी सराहना की जाए वो कम है। एक और जो संशोधन लाया गया है, इस संशोधन में धारा 14(1) में जो प्रस्तावित है कि जहां पर अभिभावकों या माता पिता को अपने बच्चों को किसी भी प्रकार की उपजीविकाओं या प्रक्रियाओं में कार्य करने की अनुमति देने के संबंध में है। अब मैं समझता हूं कि बालकों के नियोजन में प्रवेश के कई कारण होते हैं, जैसा कि मैंने पूर्व में कहा कि गरीबी, उपेक्षा, सामाजिक और आर्थिक शोषण, बहुत सारे स्थानों पर विद्यालयों का अभाव और माँ बाप का ना होना, बच्चे अनाथ होना, जिसके कारण से कई बार बच्चों को जो है ना माता पिता की सहमति और या असहमति के बाद भी और इनको काम करने के लिए विवश होना पड़ता है। ऐसे मामलों में मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे मामलों में गरीब माँ बाप को और दंडित करने के स्थान पर एक नरम दृष्टिकोण जो है ना वो अपनाए जाने की आवश्यकता है, ताकि बच्चों और माता पिता को उनको अपनी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी करने के लिए कार्य ना करना पड़े। और ऐसे में जरूरत है कि परिवार की आय का एक वैकल्पिक स्रोत जो है ना वो उपलब्ध कराया जाए, जिससे बाल श्रम को रोकने में मदद मिल सके। इस संबंध में सरकार के द्वारा कई योजनाएं बनाई गई हैं और उन योजनाओं में सबसे प्रमुख योजना है मुद्रा योजना। इस मुद्रा योजना में ऐसे ही छोटे छोटे परिवारों के लोगों ने इस मुद्रा योजना से पैसा लेकर, सहायता लेकर, जिसमें 50,000 रुपये तक लोन इस मुद्रा योजना का मिलने से प्रावधान है और देश भर में लगभग 3,48,000 ऐसे छोटे ही परिवार के लोगों ने इस मुद्रा योजना को लाभ लेकर और जीवन में आगे बढ़ने का जिनको सहारा मिला है। मैं समझता हूं कि मैंने जैसा कि पूर्व में कहा कि ऐसे मामलों में गरीब माँ बाप को दंडित करने के स्थान पर और एक नरम दृष्टिकोण अपनाए जाने की आवश्यकता है। परंतु ऐसे माता पिता जो बार बार जो है ना बच्चों को बाल श्रम के लिए प्रोत्साहित करते हैं, उनको दंडित किया जाना चाहिए। जो एक बार गलती करते हैं छोड़ा जाना चाहिए, 2 बार गलती करते हैं, लेकिन बार बार जो अपने बच्चों को इस तरफ से और बाल श्रम के लिए प्रोत्साहित करते हैं उनको दंडित किया जाना चाहिए। और साथ ही ऐसे मामलों में उन नियोक्ताओं की पहचान करके जहां पर कि बच्चों को लगाया जाता है, उन नियोक्ताओं की पहचान करके जो दोषी पाए जाते हैं उनको दंडित करने के बारे में आदरणीय मंत्री जी ने जो बात कही कि 6 साल का जो सजा का प्रावधान बढ़ाकर उसको 2 साल किया गया, 6 महीने का, फिर 20,000 से 50,000 तक का जो प्रावधान किया है, इस 50,000 की राशि वास्तव में नियोक्ताओं के लिए जो है ना और जो आदि होते हैं वो भर के फिर उसमें लग जाते हैं। इसको थोड़ा सा और अगर बढ़ा जाए तो भी इसका स्वागत किया जाएगा। और इस तरह से जो राशि एकत्रित होती है वो सारी की सारी एकत्रित राशि से एक फंड बनाया जाना चाहिए और इस फंड का उपयोग इस तरह से जो बच्चे होते हैं उन बच्चों के पुनर्वास पर उस फंड का उसको पैसे का वो उपयोग किया जाना चाहिए। अब इसमें एक बात और आई है कि बहुत सारे स्थानों पर जो है ना कि गरीबी और अशिक्षा के कारण जो है ना माँ बाप जो है ना वो काम की अनुमति दे देते हैं, लेकिन माँ बाप को कई बार ये नहीं मालूम रहता है ये जो काम जिसमें वो बच्चा गया है वो प्रतिबंधित है और ये जोखिमपूर्ण है। अब ऐसे में माता के पिता के बजाय पे नियोक्ता को जवाबदेही जो है ना वो निर्धारित करके और उनके विरुद्ध जो है ना कड़े कदम जो है ना उठाए जाने की आवश्यकता है। इस संशोधन विधेयक में जो जिला मजिस्ट्रेट को जो शक्तियां प्रदान करने की जो बात कही गई है, ये जिला मजिस्ट्रेट को जो शक्तियों के प्रदान की बात की गई है, अब इस अधिनियम के पालन को सुनिश्चित करने के लिए और अधिकांशतः ये विचार सामने आते हैं कि जिला मजिस्ट्रेट के ऊपर पहले से ही इतना ज्यादा वर्कलोड रहता है और उस वर्कलोड के कारण और उनके ऊपर जो है ना इस काम को करने के लिए समय निकाल पाना बहुत कठिन हो जाता है। फिर राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के कार्यान्वयन की जो है ना उसकी वो निगरानी कर रहे हैं, अब उसके बहुत अच्छे कोई परिणाम नहीं आए हैं। ऐसे में मैं समझता हूं कि जिला मजिस्ट्रेट जो कि पहले से ही काम के बोझ से दबे हैं, बाल श्रम से जुड़े मुद्दों से निपटने के लिए पर्याप्त समय नहीं दे पाएंगे और अच्छा होगा कि संसद सदस्यों की अध्यक्षता में एक ऐसी समिति बनाई जाए, मॉनिटरिंग कमेटी की बनाई जाए बच्चों के क्षेत्र में अध्ययन करने के लिए, और ये समिति हर 3 महीने में मीटिंग हो और बालकों से संबंधित सभी अधिनियमों के बारे में इस समिति के बारे में उसमें समीक्षा की जाए और इसको जो है ना प्रभावी जो है ना अधिकार संपन्न इस समिति को बनाया जाए। फिर एक बात और आई कि अगला जो संशोधन है कि धारा 17B में जो है ना कि जहां बालकों को काम पर लगाया जाना प्रतिबंधित है और जोखिमपूर्ण व्यवसाय या प्रक्रिया होती हैं, वहां पर आवधिक निरीक्षण के लिए सरकार को
समुचित शक्तियां प्रदान की जाएं। मैं समझता हूं कि संशोधन विधेयक के अनुसार उन सभी स्थानों पर जहां बालकों के काम करने पर प्रतिबंध है, इस उपबंध के क्षेत्राधिकार में उन सभी स्थानों को लाया जाना चाहिए जहां पर बच्चों को काम पर लगाए जाने की संभावनाएं हैं, और ताकि उन स्थानों पर जो है ना, उन पर कभी भी जो है ना अचानक उनका निरीक्षण किया जा सके, और वहां से फिर जो है ना इस तरह के अगर बच्चों के बाल श्रम के रूप में अगर बच्चे पाए जाते हैं तो उनको वहां से पकड़ के और उनको उनके पुनर्वास के लिए जो है ना प्रयास किए जाएं। और जैसा कि हमारे बाल श्रम को इस संबंध में काम करने के लिए कि जो हमारे देश में जो भी बाल श्रमिक हैं, इन बच्चों को जो है ना स्कूल भेजने के लिए पहल करने की आवश्यकताएं हैं, उनके पुनर्वास करने की आवश्यकताएं हैं, और बालकों से संबंधित जो काम है वो एक और विभिन्न मंत्रालयों में जैसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, इन मंत्रालयों के बीच में बटा है। तो इनको अलग अलग ना बांट के इस बुराई से लड़ने के लिए एक व्यापक रणनीति और कार्यनीति बनाए जाने की आवश्यकता है, ताकि ये बच्चे भी जो है ना संभ्रांत परिवारों के बच्चों के समान शिक्षा प्राप्त कर सकें, उनके समान जीवन जी सकें, और इसके वांछित परिणाम तभी निकलेंगे कि जब सभी मंत्रालयों में समन्वय होगा और ये सभी मंत्रालय अपनी जिम्मेवारियां एक दूसरे को जो है ना अग्रेषित नहीं कर सकेंगे, बल्कि सामंजस्य बनाकर और बाल श्रम को पूरी तरह से समाप्त करने के बारे में जो है ना सामूहिक रूप से पहल कर सकेंगे। किशोर न्याय बोर्ड और बाल कल्याण समितियों, इनको और भी अधिक अधिकार संपन्न जो है ना वो बनाने की पहल करने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि इन बच्चों के लिए और एक सहानुभूतिपूर्ण जो है ना वो कदम जो है ना वो उठाने की आवश्यकता है। मैं कहना चाहता हूं कि उपाध्यक्ष महोदय जी, 2001 की जनगणना के अनुसार बाल श्रमिक 2001 में 12.6 मिलियन थे, लगभग 1 करोड़ 26 लाख, जो कि 2011 में 4.35 मिलियन, लगभग 41 लाख पर आ गए, और नेशनल सैंपल सर्वे के हिसाब से 2009-10 में यह संख्या 50 लाख थी। मुझे विश्वास है कि इस संशोधित बिल के पारित होने के बाद बाल श्रमिकों की संख्या में काफी कमी आएगी ही, बल्कि बहुत जल्दी ही हम वो समय भी देख सकेंगे जो सरकार की जिस तरह की इच्छा शक्ति है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मंत्री जी ने जिस तरह के प्रभावी संशोधन इसके बिल के माध्यम से लेकर आए हैं, और मैं पूरा विश्वास करता हूं कि ये बिल पारित होने के बाद और बालकों के संबंध में, ये बच्चे ही हमारे आने वाले कल की तस्वीर हैं, और यदि हम इनको अपने आप को विकसित देशों में देखना चाहते हैं तो हमें अपने कल को सुधारना होगा। इन बाल श्रमिकों के संबंध में ये संशोधन बिल आने वाली देश के लिए, हमारे बच्चों के लिए हितकारी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।